Hello students, so today we will be starting our lecture number 4. हमने अपना लास्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 3 ख़त्म किया था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे, या यूँ कह लीजिए वेव थ्योरी के ऊपर. वेव थ्योरी was quite successful in explaining certain phenomena observed with light like your interference, diffraction, etc. But it failed to explain two major phenomena. So what were the failures? First, it could not explain photoelectric effect. It could not explain photoelectric effect. And second thing was black body radiations. So your Maxwell theory or electromagnetic wave theory could not explain these two things, observed phenomena. We will be first discussing about these phenomena, then we will be discussing about how electromagnetic wave theory could not explain it. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती. तो सबसे पहले हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कि व्हाट इज़ ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आप ये मान लीजिए हमारे पास कोई ये मेटल सरफेस है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सर्टेन मेटल सर्फेसेस दैट if this metal surface is irradiated with radiations, अगर इनके ऊपर हम radiations डालें, then from the surface of these metals electrons are ejected. electron eject हो जाते हैं on making incident electromagnetic radiation or radiation on the surface of this metal surface. electrons are ejected. जो ये electron eject हुए they are called photo electrons. इनको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इस फिनोमिना का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. सो हाउ विल यू डिफाइन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम surface of a metal by incident radiations. Generally this is your light radiation. So this is phenomena. इस फिनोमेना का नाम हमारा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. साइंटिस्टों ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया और दे फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बिफोर वी डिस्कस दैट, आई वुड लाइक टू स्टेट हेयर वन इम्पोर्टेंट लॉ given by Einstein, that is called Einstein law of photoelectric emission. So what is your Einstein law of photoelectric emission? Photoelectric emission, ये लॉ ये कहता है for every incident photon means we will be discussing it in Planck's quantum theory. It is a packet of energy. For every incident photon there is ejection of only one electron. In photoelectric effect और फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. इसको फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन भी बोल सकते हैं हम. तो अगर आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन हो रही है किसी मेटल सरफेस से, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ मैनी फोटोन्स you have made incident upon that metal surface.
Now let us discuss about the characteristics of photoelectric effect. So the first characteristic of photoelectric effect is, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर हम कोई भी रेडिएशन डाल दें, किसी भी रेडिएशन को डालने से फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होती। पहली करैक्टरिस्टिक यही है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यू कैन से। ये क्या है पहली करैक्टरिस्टिक? आपके किसी भी मेटल सरफेस से ऐसा नहीं है कि हर इंसिडेंट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकती है, निकाल सकती है। फॉर एवरी मेटल सरफेस देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। हम जो ये रेडिएशन डाल रहे हैं इसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। जब तक वो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे नहीं गिरेगी तब तक आपका फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है विच मस्ट बी मेड इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी which must be made incident, which must be made incident on metal surface to cause photoelectric emission, to cause photoelectric इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को कॉज करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए मेटल सरफेस पे डालने के लिए उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हम इस चीज को ग्राफिकली दिखाना चाहें तो इधर हमने ले ली फ्रीक्वेंसी, this is your frequency and this is the kinetic energy of the ejected electron। तो हमारी मान लीजिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इससे नीचे आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। जब आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ये न्यू जीरो के बराबर, ये न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी जस्ट इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस से निकलेगा, इट विल नॉट बी इन मोशन। इसके पास किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ओनली योर इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to frequency of incident radiation, frequency of incident radiation। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो एनर्जी हम डाल रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं मेटल सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ही न्यू जीरो के बराबर डालेंगे। अगर हम न्यू जीरो से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि इस फ्रीक्वेंसी की कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट के बराबर होगी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताएंगे। और अगर हमारी इसको हम जो बोलते हैं इसको ई नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, या इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन, इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। सो I will be discussing this your concept
इन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो है दैट इज इक्वल टू h इंटू न्यू के बराबर होती है। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी, या उसको हम वर्क फंक्शन भी कहेंगे। अगर आपने डाली न्यू फ्रीक्वेंसी की तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हम बताएंगे आपको। ये जो है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन, इसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा दिस डिफरेंस विल इंक्रीज, सो दिस काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is independent of intensity of incident radiation, intensity of incident radiation। इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, इधर हम ले इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट और इधर हम ले काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी को अभी आप ये समझ लीजिए कि हमारे किसी भी लाइट की या रेडिएशन की इंटेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने पैकेट्स ऑफ लाइट हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बताऊंगा मैं आपको। तो इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन वो नहीं चेंज होती इंटेंसिटी बढ़ने के साथ। ओनली द नंबर ऑफ पैकेट्स जो उसमें हैं आपकी लाइट में वो चेंज होते हैं। ठीक है। सो if frequency is not changing then your difference will not change, this difference will not change, so kinetic energy will also remain constant. The fourth postulate is your number of photoelectron ejected, number of photoelectrons ejected is directly proportional to intensity of incident radiation, intensity of incident radiation। कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले वो इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है। मतलब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, इधर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड और इधर अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट लें तो दिस विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो दीज वर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स of the photoelectric emission. We will be discussing how it cannot be explained with the help of Maxwell's electromagnetic theory. But before that, I would like to discuss the second failure of that theory. तब फिर दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे हम। दूसरी हमारी जो फेलियर थी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी radiations. So to understand this black body radiation, you must understand what is a black body. What is a black body? Black body क्या होती है? ब्लैक बॉडी का मतलब है, मान लीजिए हमने किसी सरफेस के ऊपर एक ग्रुप ऑफ रेडिएशंस को इंसिडेंट किया एंड दैट ऑब्जेक्ट
एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस मेड इंसिडेंट ऑन इट। इसके ऊपर जितनी आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ डाली उन सब को अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इट विल बी कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ द वेरियस रेडिएशंस। एट द सेम टाइम अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हीट करें देन इट इमिट्स फ्रीक्वेंसीज, ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, यू कैन से इट इज ए परफेक्ट इमिटर आल्सो। उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे अगर हम किसी आयरन रोड को लें एंड वी हीट इट, हम इसको हीट करें, शुरू में आप क्या देखेंगे, इसका कलर डल रेड, और गर्म किया थोड़ा सा येलोइश दिखने लगेगा ये, और गर्म किया इट विल बिकम वाइट, और ज़्यादा गर्म किया इट विल बिकम ब्लू। तो आपका जो आयरन है उसकी रोड को गर्म करने पे आपको ये दिखाई देगा। इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, जो हमारी रेडिएशन निकल रही है, जैसे पहले डल रेड थी, फिर येलोइश थी, ब्लू, लास्ट में जाके ब्लू हो गई। अगर हम उसकी वेवलेंथ लें और इधर हम लें इंटेंसिटी ऑफ दैट वेवलेंथ, तो हम क्या देखेंगे, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें इसके बीच में इंटेंसिटी को आप रफली ये समझ लीजिए, जितने ज़्यादा पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे उतनी लाइट ब्राइट दिखाई देगी आपको। तो एक का इसम से आप यूँ कह लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे जैसे ये वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन भी बढ़ेगी। इट विल रीच ए मैक्सिमम एंड देन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ए ग्राफ। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये हमारा टेम्परेचर T1 है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, बट नाउ दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज योर T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, इस टाइप का ग्राफ दिखाई देगा। तो आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लाइट के अंदर दो करेक्टरिस्टिक हो गई इसके अंदर ब्लैक बॉडी में। एक करेक्टरिस्टिक तो क्या हो गई कि जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ती है वैसे वैसे इंटेंसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर वो भी आपकी बढ़ती है, रीचेज ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, लेट मी राइट डाउन द बोथ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आई एम राइटिंग ओवर हियर, द फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी of radiation increases with increase in wavelength, reaches a maximum and then decreases, reaches a maximum and then डिक्रीजेस। उसके बाद क्या होती है, ये डिक्रीज करनी शुरू कर देती है, एक पीक पे गई है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मोस्ट ब्राइट लाइट। और ये आपकी क्या हुआ, दूसरा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारी जो इमिटेड रेडिएशंस हैं उनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वेवलेंथ कम हो गई ना। वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या हो गया, योर रेडिएशन हैज़ बिकम शॉर्टर इन लेंथ, वेवलेंथ, दैट्स एनर्जी हैज़ इंक्रीज्ड। आपको रिलेशन पढ़ाया था, योर न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो अगर लैम्डा अगर आपका बढ़ा तो न्यू बढ़ी, न्यू कम हुई, लैम्डा छोटा हुआ तो न्यू घटी। तो आपने लैम्डा यहाँ पे आ गया तो नेचुरल सी बात है न्यू बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई। तो मोस्ट इंटेंस रेडिएशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है।
तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट कि वेवलेंथ सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ मोस्ट इंटेंस रेडिएशन decreases with rise of temperature, so this is the second characteristic of photoelectric emission, black body radiation। तो हमारे जो दो फिनोमेना हमने डिस्कस किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की। इनको मैंने कहा कि हमारी मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब आइए कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ दीज आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल थ्योरी। हमने वहाँ पे पहली चीज़ कही थी कि आपकी जो कोई भी मेटल सरफेस है उसके लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, न्यू नॉट, या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी तो उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। तो ये जो एग्जिस्ट करती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन करती, उसको समझिए आप। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो वो लगातार एब्जॉर्व करेगा या लगातार इमिट करेगा। अब मैं इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी न्यू नॉट, मैं इस सरफेस पे डाल रहा हूं फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। न्यू जो है वो न्यू नॉट से कम है। मैं क्या करूं, इसके ऊपर लगातार इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को मैं अगर डालता रहूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से क्या है, ये लगातार एनर्जी एब्जॉर्व करती रहेगी। अगर ये लगातार एनर्जी एब्जॉर्व कर रही है तो नेचुरली हमारी एक स्थिति ऐसी आएगी जब एनर्जी, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू द अमाउंट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए किसी भी फ्रीक्वेंसी से, नॉट विद द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, it should be ejected with any frequency if that is made continuously incident on that metal surface because there is a continuous absorption. Okay? अब हमारी इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर हम लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, इसके ऊपर एनर्जी गिरती चली जा रही है, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो एक स्टेज ऐसी भी आती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब करके उसकी भी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी शुरू हो जाए। अब दूसरी चीज़ थी कि भाई इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। दैट रिलेशन शुड नॉट बी देयर बिकॉज लगातार एब्जॉर्प्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो एक ब्राइट लाइट डालो या लेस इंटेंस लाइट डालो आप, आपकी लगातार एब्जॉर्प्शन से क्या होना चाहिए, देयर शुड बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहने चाहिए। सिमिलरली अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने ग्राफ प्लॉट किया, इस तरीके का ग्राफ था हमारा, इधर हमारी वेवलेंथ थी, इधर हमारी इंटेंसिटी थी। अगर लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो लगातार इमिट कर रहा है एनर्जी, तो आपकी जो लैम्डा है, बिकॉज योर लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, तो आपकी वेवलेंथ बढ़नी नहीं चाहिए थी। क्यों, इसको हमने गर्म किया, इसने एनर्जी इमिट कर दी, और लगातार इधर से हम गर्म कर रहे हैं, इधर से एनर्जी निकालता चला जा रहा है। सो एनर्जी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन विल नॉट चेंज एट ऑल, एनर्जी चेंज होएगी नहीं इंसिडेंट रेडिएशन की। अगर एनर्जी चेंज नहीं होगी तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, जबकि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रही है विद द
टेम्परेचर। मैंने कहा था मोस्ट इंटेंस जो रेडिएशन आती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, सो दैट शुड नॉट बी देयर। तो इस वजह से मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सॉरी, दैट कुड नॉट एक्सप्लेन दीज टू फिनोमेनास। तो इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट हुए हैं जेम्स प्लैंक्स, उन्होंने एक थ्योरी दी दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी जो थी वो वेव करैक्टर को लाइट के डील कर रही थी। क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली मटेरियल करैक्टर को डिफाइन करती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग postulates, based on following postulates. And what are those postulates? First postulate is, मैंने रेडियंट एनर्जी के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। एनी एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, दैट इज द रेडियंट एनर्जी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का? रेडियंट एनर्जी इज neither absorbed nor emitted continuously, but in the form of small packets, called quantum। तो पहला ही पोस्टुलेट जो है वो क्वांटम थ्योरी का ये कहता है कि अगर एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा, तो वो कभी भी लगातार ना तो इमिट होगी ना लगातार एब्जॉर्ब होगी, बट इट विल बी इन द फॉर्म डिसकॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब होगी है या डिसकॉन्टिन्यूसली इमिट होगी, और किसकी फॉर्म में होगी? स्मॉल पैकेट की फॉर्म में, बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, और यू कैन से डिसकॉन्टिन्यूसली पैकेट्स में आएगी तो डिसकॉन्टिन्यूस इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट इज the energy of a radiation is directly proportional to its frequency and is given by relation E is equal to h into nu, where this h is a constant। h क्या आपका कांस्टेंट है, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड इट्स वैल्यू इज h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट and its value is 6.626 into 10 की power minus 34 joules second. This is the value of Planck's constant. Third postulate is energy is absorbed or emitted in whole number quanta। quanta is plural of quantum। quanta जो है वो प्लूरल है क्वांटम का, मतलब जब भी आपकी कोई ऑब्जेक्ट रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर ऑफ क्वांटा।
न्यू इज द frequency of the radiation being absorbed, and n is your 1 2 3 4 5 etc. ये ऐसा इसलिए है, अगर यहाँ फ्रैक्शन में होगा, अगर ये फ्रैक्शन में एब्जॉर्ब हो तो फिर वो कॉन्टीन्यूस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा फिर वो। अगर यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन भी अलाउड होता है, n की वैल्यू में फ्रैक्शन भी अलाउड होता, somebody if ask why it is whole number in whole number of quanta, so it is in whole number of quanta because of the reason that if fractions of quanta can be absorbed, fraction of a quantum can be absorbed, then the absorption or the emission will be continuous, it will no longer remain discontinuous, फिर ये discontinuous नहीं रहेगी। Fourth, the velocity, ये सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से मिलता है। velocity of radiation is 3 into 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड माइनस 1, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर रेडिएशंस ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वो चौथा पोस्टुलेट सेम है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में भी था। तो ये हमारे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। नाउ दीज पोस्टुलेट्स, दिस प्लैंक क्वांटम थ्योरी can explain characteristics of your photoelectric effect as well as black body radiation। जैसे मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अब क्या है हमारी इस थ्योरी के हिसाब से हमारी एनर्जी ऑफ रेडिएशन है h न्यू। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज E इज इक्वल टू h इंटू न्यू। हमें सपोज करो जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी मेटल सरफेस से वो E0 है। तो अगर हम ये रिलेशन एक्सप्लॉइट करें तो E0 किसके बराबर होगा, h इंटू न्यू के। तो न्यू किसके बराबर होगी, h बाई ई नॉट। h हमारा कांस्टेंट है, ई नॉट भी फिक्स्ड है फॉर ए मेटल। किसी मेटल सरफेस, मैंने कहा किसी एक मेटल सरफेस से अगर ये एनर्जी चाहिए निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो इसका मतलब न्यू की भी क्या हो गया, फिक्स। और इस फ्रीक्वेंसी को ही हमने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। अब क्योंकि एनर्जी जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एच न्यू बढ़ेगा, वैसे ई बढ़ेगा। E0 फिक्स है, E बढ़ता चला जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ E माइनस E0 दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो कहां जाएगी, दैट विल बी सीन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सो यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू योर h न्यू, दैट इज द इंसिडेंट रेडिएशन, energy of the incident radiation minus h nu naught, that is the energy required to remove the electron. So it will be equal to h into nu minus nu naught। अगर हमारी अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो न्यू माइनस न्यू नॉट भी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी, जैसा कि हमने सेकंड पोस्टुलेट में कहा था। अब वहाँ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा था। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन it is directly proportional to the intensity of the incident radiation। intensity of radiation क्या होती है, in terms of intensity of radiation मैंने आपको बताया था कि it is more the energy or more the packets of energy, more will be the intensity of the radiation। so intensity of radiation is directly proportional to number of packets और क्वांटम, जिसको आपने क्वांटम कहा था। तो मोर द नंबर ऑफ क्वांटम इन द रेडिएशन मोर विल बी इट्स इंटेंसिटी। अब आ जाइए शुरू में जो मैंने बताया था आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या कहा था, हर एक फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्वांटम्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे एज पर द आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो आपकी इंटेंसिटी के साथ आपकी
क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन भी बढ़ गए, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। अब हमने कहा था इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो पैकेट्स हैं दे ऑल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, मीन्स देयर फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, एंड इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग then of course this nu is not changing, so this difference is same, so kinetic energy of the ejected electron is also same, so we can say it can explain this thing. अगर इसी तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जाए, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, हमारा न्यू बढ़ेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें हम तो E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। ब्लैक बॉडी की अगर बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी के ग्राफ की, अब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मींस अगर हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, इट मींस वी हैव सप्लाइड मोर क्वांटिटी ऑफ हीट टू दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज मोर एनर्जी, तो हमारी ई बढ़ी। ई बढ़ने का मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, या यूं कह लीजिए सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। तो अगर हमारी एनर्जी बढ़ी, विच विल ऑफ कोर्स इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, देन योर लैम्डा विल डिक्रीज। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट इंटेंस लाइट डिक्रीज करती है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हमारी वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही थी। पहले इंक्रीज हुई इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी उसकी वेवलेंथ भी बढ़ रही थी। ग्राफ वाज लाइक दिस, इधर हमारा लैम्डा था, इधर हमारी इंटेंसिटी थी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये टेम्परेचर T केल्विन पे है मान लीजिए, तो जैसे जैसे हमारी लैम्डा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। अब क्या है, जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होती चली जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब योर इंटेंसिटी विल आल्सो चेंज, तो इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, घटती बढ़ती चली जाएगी विद द वेवलेंथ। तो पैकेट्स के हिसाब से क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है तो क्या है कि अगर एक ही वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, इसको दूसरे तरीके से समझिए आप, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, एनर्जी बढ़ी। शुरू में क्या हुआ कि एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो उसके, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ेंगे, पैकेट्स बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। जब आपकी एनर्जी जो इमिट हो रही थी वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि नेक्स्ट वेवलेंथ आ गई, तो वो क्या होगा, हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो योर इंटेंसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होगा, वो डिक्रीज करनी शुरू कर देगी, क्योंकि नाउ इट इज इमिटिंग द वेव फ्रीक्वेंसी विच इज लार्जर इन साइज, और यू कैन से लैम्डा विच इज योर changing with the frequency. So this is how we can explain the black body radiation and the your photoelectric effect. So I think we should go by next model of atom, that is Bohr model of atom we will be discussing after discussing the spectrum. कल हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर डिस्कसिंग दो स्पेक्ट्रम वी विल बी देन शिफ्टिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो थैंक यू वेरी मच।